बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो आज का क्लास 10th के जो फिजिक्स पोर्शन का था, उसमें आपने पिछले बहुत सारे चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। फोकस दूरी आप सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं ये भी आप लोग जान चुके हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। यदि आप सभी लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हैं या पीछे कहीं से भी देख लीजिएगा, तो बात सारी समझ में आएगी। अब आज आपको पढ़ना है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो फिलहाल हम अवतल दर्पण का लेके स्थापित कर देते हैं। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा बेटा कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है, वो संबंध स्थापित करना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। लेकिन वो फार्मूला जानना है, F बराबर R/2 होता है। मतलब किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये जानना है। लेकिन संबंध भी कैसे निकलता है, स्थापित होता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष ये आपका पोल हो गया ध्रुव P और ये आपका है फोकस F और ये यहाँ पे आपका है वक्रता केंद्र C, ठीक। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद दर्पण के यम बिंदु पर आपतित होती है, मतलब यम बिंदु पर दर्पण से मिलती है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में पढ़ चुके हैं। ये आपका पॉइंट यम है, यम बिंदु पर मिलती है, तो आप जानते हैं ये आपतित किरण है। ये आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है, ठीक। तो ये वाली किरण जो परावर्तित होगी तो वो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर चली गई। मान लेते हैं ये किरण आपका हो गया A, यहाँ AM आपतित किरण है और MF या MF चलिए परावर्तित किरण है। और अब वक्रता केंद्र को C से मिला दीजिए। वक्रता केंद्र C जो है इसको बिंदु M से मिला देते हैं, तो ये अभिलंब का काम करेगा। इसको मिला देते हैं, ये यम हो गया। तो हम आपको इससे पहले वक्रता केंद्र पढ़ाते समय ये बताए थे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक तल के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है लंब होती है। मतलब ये जो रेखा है इस परावर्तक तल पर यहाँ से लंब है, मतलब ये अभिलंब का कार्य करेगा। तो ये आपका हो जाएगा आपतन कोण, क्योंकि आप जानते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये आप सब लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने किरण कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिए। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो दर्पण के परावर्तक तल के बिंदु यम पर मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही है। और हमने वक्रता केंद्र को बिंदु यम से मिला दिया,
तो ये जो रेखा सीएम है ये वक्रता केंद्र के पर वो उस पर परावर्तक वो ये परावर्तक तल पर अभिलंब होगा, अर्थात ये अभिलंब का कार्य करेगा। तो ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण ये है और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण, इसे 8 से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज तो आपकी पहले की चीज हुई, ठीक। अब आपको यहां थोड़ा सा भाषा लिख देना है। ये दर्पण का नाम भी कोई लिख देते हैं, चलो यम1 है और ये यम2 है। माना कि यम1 यम2 अवतल दर्पण का परावर्तक तल है। फिर इसी में लिख दीजिए इस दर्पण के फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। मतलब M1 M2 एक अवतल दर्पण है, या अवतल दर्पण ही लिख दीजिए या अवतल दर्पण का परावर्तक तल ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। और तो परावर्तक दर्पण हो गया या परावर्तक तल, कोई भी बात एक ही चीज है। तो और इस दर्पण का जो फोकस है वो F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक। अब फिर देखिए एक किरण, माना कि प्रकाश किरण एम मुख्य अक्ष या ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन, चलो ठीक है। माना कि प्रकाश किरण एम, माना कि आपतित किरण लिख दो, यहां प्रकाश किरण हटा के आपतित किरण कर दो। आपतित लिखिए यहां, आपतित किरण एम मुख्य अक्ष के समांतर है तथा परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। माना कि आपतित किरण एम एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो छोटा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण एम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये भी भाषा लिख सकते हैं, जो चाहे वो, जो अच्छा लगे, ठीक है। अब करना क्या है, सी को यम से मिला देना है। तो यहां लिखेंगे, हमने सी को यम से मिलाया तो लिखो सी को यम से मिलाया, ये बात हो गई। अब आप देखिए, अब हमें करना क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको पहला काम ये करना है, CF और MF को बराबर दिखाना। ये दो साइड बराबर, ये दो भुजा बराबर दिखा लीजिए। तो कैसे दिखाएंगे ये देखिए। तो यहां लिखो प्रकाश
परावर्तन के द्वितीय नियम से। तो प्रकाश परावर्तन का द्वितीय नियम आप जानते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो इस कोण का नाम लिखा जाएगा AMC, मतलब एंगल AMC इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? FMC, कोण FMC। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान करके यहाँ छोड़ दीजिए। बात समझ में आया? कि जानते हैं कि जैसे अभी हम आपको बताए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा। आप प्रकाश परावर्तन के नियम में पढ़ें, जिसमें आपको ये बताया गया स्पष्ट रूप से क्लियर है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, कभी ना घटता है ना बढ़ता है कोई। ठीक है। दूसरी चीज ये देखिए, AM रेखा CP के समांतर है। चूंकि AM इज पैरेलल टू CP, और आप ये ध्यान दीजिए, अगर दो समांतर रेखा और एक कोई ऐसी रेखा है जो उन दोनों समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, ये दोनों समांतर रेखा हैं, ये तो तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि अगर रेखा समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए ये एंगल, इस कोण का नाम MCF या FCM कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल MCF इज इक्वल टू हो जाएगा AMC, कोण AMC। देखिए बात, मतलब ये रेखा CP और AM एक दूसरे के समांतर हैं, इसको हम नहीं देखते हैं। तो अब ये वाली जो रेखा है ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। लिखना चाहो तो यहाँ इंडिकेट कर सकते हो, एकांतर कोण। ठीक। अब बात ये होती है, तो ये कोण तो एकांतर कोण बराबर हो गए। ठीक। अब देखिए आप समीकरण फर्स्ट में देखो, AMC बराबर है FMC। तो यहां लिखो समीकरण फर्स्ट से, तो एंगल MCF इज इक्वल टू AMC है, तो कोण AMC बराबर दिया है FMC, तो एंगल हो गया FMC। अब ये देखिए, आप ध्यान से इधर देखिए, कोण MCF, कोण MCF ये वाला है और कोण FMC ये वाला है। ये दो कोण हो गए, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज देखो ये वाला है, ये एक ट्रायंगल है, मतलब CFM या MCF एक त्रिभुज बन रहा है। और मान लेते हैं ये त्रिभुज ऐसे बना, यही त्रिभुज बन रहा है। ठीक। या अगर त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हैं, तो पहले से आपको पता है 6, 7, 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली ये भुजा तो और इस कोण के सामने वाली ये भुजा बराबर होंगी। तो यही कंडीशन यहाँ भी है बेटा। तो देखो, जैसे ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? MF, और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? CF। ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे MF बराबर CF, तो MF बराबर CF हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, MF बराबर CF हुआ, लेकिन यहाँ एक नोट्स लिखेंगे हम। चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यदि
दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो जो ये MF वाली रेखा MF और CPF दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको समझ लीजिए पहले कैसे बराबर होगा। जैसे ये दर्पण इतना बड़ा है बेटा, तो इसका द्वारक ये हुआ, परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये दर्पण और छोटा कर दिया जाए, मान लेते हैं इतना बड़ा कर दिया जाए, ये इतना ही बड़ा दर्पण कर दिया जाए, तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये आपतित किरण यहाँ से हो जाएगी, तो ये जब ये एफ है तो यहाँ से जाएगी, तो ये MF होगा और ये PF होगा। ठीक, अब दर्पण का द्वारक और छोटा करोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा ये बिंदु, और छोटा करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब अब यहाँ पहुँच गया तो देख लीजिए लगभग में ये रेखा ये MF है और ये PF है, दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब दर्पण का द्वारक छोटा जितना छोटा होता चला जाएगा, मतलब दर्पण अत्यंत जैसे जैसे छोटा होता चलाएगा, यम बिंदु इधर खिसकता आएगा। अब बहुत छोटा हो जाएगा तो यम यहाँ पे आ जाएगा, तो यम को यहाँ से मिलाओगे तो लगभग में बराबर हो जाएगा। इसलिए MF बराबर हो जाएगा PF। ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए, अब लिखो, अब देखो CF प्लस PF, यहां ध्यान दीजिए, मतलब CF धन PF, मतलब इतना लंबाई प्लस ये लंबाई बराबर आपका होगा इतना PCF प्लस PF, दोनों जोड़ोगे तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब CP हो जाएगा। ठीक, अब ये CP हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए CF MF बराबर CF है, MF बराबर CF है, या इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, यहाँ लिख लो समीकरण सेकंड से। तो MF बराबर CF है, मतलब CF बराबर MF है, तो यहाँ लिखा मैंने CF प्लस PF बराबर CP। अब देखो MF नहीं, CF को लिखना है MF, CF बराबर, ये नीचे देखिए समीकरण सेकंड में CF बराबर MF है, तो यहाँ लिख लिया गया MF बराबर CP। अब ये देखो इधर दिया है MF बराबर PF पता है यहाँ से, तो यहाँ से MF के स्थान पर PF लिखे और प्लस PF ये लिखा गया, बराबर ये हो गया CP। तो PF आपका हो गया 2PF, दिख रहा है, PF बराबर हो गया CP। नीचे जगह थोड़ा कम है तो चलिए ठीक है, इधर आ जाएगा ना, या इधर हम ये लेंगे थोड़ा सा हम डाल देते हैं। चलो ये इधर जगह खाली करने के लिए इतना में डाल दिया गया। आप तो देखो 2PF बराबर CP है, तो आप जानते हैं P से F तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। ये P से F तक की मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और C से P तक की दूरी जो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो 2PF 2 ये लिखे, और P से F तक की लंबाई क्या है F, तो ये हो गया F, और बराबर आपका CP है, तो CP C से P तक का मान क्या हो गया R, तो ये हो गया R, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसको दूसरी विधि से भी अब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरी विधि क्या है। तो देखिए दूसरी विधि में ये लैंग्वेज वही लिखेंगे जो लिखाए थे वही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम और बढ़ा देना है, या कहिए फिर भाषा भी लिख दिया जाए। तो यहां लिखोगे, चलो भाषा फिर दोबारा लिख देते हैं। माना कि यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 आपका एक अवतल दर्पण है, बात वही चीज है, पूरा दर्पण वही, पूरा फिगर कंप्लीट है, कुछ किया नहीं गया इसमें। और उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण होती है और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से होकर जाती है। तो यहां लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। ये वही नियम, अब इसमें ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहाँ नाम भी लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात रही। आपतित किरण AM है तो AM लिख लिया गया यहां से बेटा। चलो AM लिख दीजिए। AM आपतित किरण AM दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो बात हो गई। उसके बाद वक्रता केंद्र C को M से मिलाया, ये भी लिख दिया जाए, इसी में लिख दो। C को M से मिलाया तथा एक नया काम इसमें ये किया जाएगा, तथा हम करेंगे ये कि M से इस पर आपको एक लंब डाल देना है। यहां से इस पे एक लंब डाल दीजिए और यहां एक पॉइंट कोई भी लिख दीजिए, N A B C जो भी लिखना चाहो। तो N हो गया। तो मतलब ये जो है बिन पॉइंट M से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला गया और लंब है MN, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया, लंब है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि इसको इस विधि में हम त्रिकोणमिति लगाना चाहते हैं, तो त्रिकोणमिति की सहायता से जब प्रयोग करेंगे तो हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया। तो यहां ये भी लिख देंगे MN इज परपेंडिकुलर CP खींचा। बात हो गई। ठीक, अब चलिए देखते हैं। ये कोण I था, दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मान लेते हैं आपतन कोण जो I था वो थीटा हो गया, तो परावर्तन कोण भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा और ये थीटा दोनों कोण क्या हो गए? थीटा हो गए। उसके बाद ये रेखा जो देख रहे हैं AM मुख्य अक्ष के समांतर है। अभी मैंने उस वाले मेथड में बताया था कि ये दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है,
तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, मतलब ये कोण भी थीटा हो जाएगा। तो ये कोण आपका होगा बेटा 2 थीटा। अब ये कैसे हुआ ये भी देखना है तुम्हें, 2 थीटा कैसे होगा। आप त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक त्रिभुज है ये, और ये एक भुजा बढ़ा दी गई, तो यही ट्रायंगल बनना है। एक त्रिभुज ये बनना है, एक ट्रायंगल ये है। ये देखिए मतलब CMF एक त्रिभुज है और त्रिभुज की ये भुजा इधर बढ़ाई गई है, बाकी हम नहीं देख रहे हैं। तो ये वाला कोण जो बढ़ाई गई भुजा है वो और त्रिभुज की एक भुजा के बीच ये बहिष्कोण होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है। ऐसे ये एक्सटर्नल एंगल और बहिष्कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल का मान जो होता है उसके अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के, मतलब इस दो कोण के योगफल के बराबर होगा। तो ये बहिष्कोण बना, एक्सटर्नल एंगल बना, तो इस कोण का मान इसके अंतःमुख कोण एक ये और एक ये, त्रिभुज के शेष जो दो कोण होते हैं, या ऐसे त्रिभुज बना आपका ऐसे ये हो गया, तो इस कोण का मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो ये कोण इसके और इसके, तो ये थीटा और ये थीटा जोड़ ले तो 2 थीटा हो गया। ठीक, बात क्लियर हुई। अब आप देखिए, अब करना ये है कि समकोण त्रिभुज, यहाँ 2 समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। एक हम समकोण त्रिभुज ये लेते हैं CMN में या MNC में, MNC में, MNC ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, या MNC ये समकोण त्रिभुज होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा लंब अपान आधार। तो थीटा ये लिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा ये है लंब और ये है CN आपका आधार होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा MN अपान क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा CN हो गया। ठीक, अब देखिए यदि थीटा का मान अति सूक्ष्म हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। मतलब tan थीटा का अगर मान जो ये लिखा गया है, अगर थीटा जो ये है अगर बहुत सूक्ष्म कोण के लिए हो, थीटा का मान बहुत कम हो, अत्यंत कम हो, तो tan थीटा बराबर थीटा मतलब लगभग में बराबर मान लिया जाता है। इसलिए tan थीटा के स्थान पर केवल थीटा लिखेंगे और थीटा जो इक्वल टू हो जाएगा MN अपान CN। ठीक, अब समकोण त्रिभुज दूसरे वाले में आ जाइए। MNF में, MNF में MNF ये है, तो समकोण त्रिभुज MNF में हम लगाते हैं फिर tan 2 थीटा, यहाँ कोण 2 थीटा का बनना है, ये 2 थीटा बनना है, ये एंगल ठीक है 2 थीटा हो गया। तो इसके सामने की भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब अपान आधार। तो लंब आपका होगा tan थीटा बराबर MN और आधार आपका क्या हो जाएगा FN या NF या FN कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए यही चीज अगर थीटा का मान है तो सूक्ष्म है, तो 2 थीटा का मान भी अगर है तो सूक्ष्म हो, तो चूंकि लिख सकते हैं, फिर यहां लिख दीजिए 2 थीटा के सूक्ष्म मान के लिए 2 थीटा के सूक्ष्म मान के लिए तो tan 2 थीटा जो लिखा है ये 2 थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 थीटा इज इक्वल टू tan को छोड़ के दिया गया MN अपान
FN हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा का मान रख लीजिए, तो यहाँ देखो थीटा बराबर दिया है NF/CN, तो ये 2 है ही इधर 2 और इनटू थीटा के जगह पर यहाँ देख लीजिए थीटा बराबर MN/CN है, तो ये हो जाएगा MN/CN इज इक्वल टू MN/FN लिखा है, तो MN से MN यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका होगा 2/CN इज इक्वल टू 1/FN। अब इसको नोट कर लीजिए, तब फिर आगे बताते हैं, इसको जल्दी नोट कीजिए। नोट हो गया सभी का? तो अब इतने को इधर में डाल देते हैं, तो देखिए आपको जो रिलेशन मिला 2/CN इज इक्वल टू 1/FN मिला है, तो हम इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं ये, तो ये आपका होगा 2FN बराबर आपका होगा CN देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और FN देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो देखिए यदि दर्पण का द्वारक, थोड़ा रुक, बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो देखते हैं, देखिए यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो अब देखिए अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, तो भी इससे पहले वाले जो मेथड में तो उसमें बताए थे हम कि जो ये रेखा है, ये देखिए FN देख रहे हैं, अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु M यहाँ आ जाएगा, तो M से लंब डालेंगे तो N इतना समीप हो जाएगा, और समीप और छोटा होगा तो M आएगा यहाँ, तो परपेंडिकुलर लगभग N और P एक ही बिंदु पर हो जाएंगे, तो FN की लंबाई PF के बराबर हो जाएगी, और CN की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? CP के बराबर हो जाएगी। मतलब दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो जो ये FN की लंबाई है, FN यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, वो PF यहाँ से FP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटा होने पर बिंदु M धीरे धीरे ये P के समीप आता जाएगा। मान लेते हैं M यहाँ आ गया छोटा होने पर, तो यहाँ से लंब डालोगे N, तो N P के समीप तो रहेगा, इसलिए ये FN लगभग में PF के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो FN बराबर PF तथा CN की लंबाई CP के बराबर हो जाएगी। CN यहां से है तो N आप यहां पहुंच जाएगा, तो वो लगभग में CP के बराबर हो जाएगा। तो CN बराबर CP, इसलिए देखो 2FN लिखा तो FN के स्थान पर हम PF लिख लिए, और इज इक्वल टू यहाँ देखो CN लिखा तो CN के स्थान पर हम CP लिख दिए, इसलिए आपका हो जाएगा। अब देखो 2 और PF जानते हैं, P से F तक की दूरी फोकस दूरी F, तो ये हो गया F, और CP आप जानते हो C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R, तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, वही रिलेशन आपको मिला, ठीक। तो यहां फिर वही चीज लिखोगे, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। तो ये था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। मान ध्यान दीजिए अब यहाँ
अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी है, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी है अवतल दर्पण की, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर, उसकी आधी हो जाएगी। और तो मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी बराबर, या यहाँ देख लीजिए लिखना वही, फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। जगह नहीं, चलिए ठीक है, उससे नहीं मतलब है, तो यहां से क्लियर है। जहां आप R जानते हैं वक्रता त्रिज्या है और यह फोकस दूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर अगले क्लास में आपको दर्पण के सूत्र का निगमन बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।